कोशिश की है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में फिर स्लाइड ज़्यादा डाल लूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुद भी देना चाहूँगी। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम पढ़ना चाह रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो किसी एक ने मुझे बताना है कि इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में क्या फ़र्क होता है? मैम इन्फ्रेंशियल में तो हम स्टडी डिजाइन करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि जो कॉज और रिजल्ट का कोई रिलेशन है कि नहीं है। किस चीज का बता रहे हो आप मुझे अली? मैम इन्फ्रेंशियल का नहीं बेटे, हाँ इन्फ्रेंशियल ठीक बताया। और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? मैम डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं अपने डाटा को और प्रेजेंट करते हैं। और एक वो एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा होता है। और इन्फ्रेंसेस होते हैं अंदाजे लगाना। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। अंदाजा होता है बारिश होगी कि नहीं होगी, और बारिश का डेफिनेटली होना इज डिस्क्रिप्टिव। लेकिन कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, इस बेसिस पे कि आज बारिश हुई है, ये इन्फ्रेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और हम ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हमने एक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेटा, हमने कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल फिजिशियंस का एनालिसिस कंपैरिजन है, सैलरीज का कंपैरिजन है, हाइट्स का है, वेट्स का है, बच्चों का है, मतलब कोई भी हमारे पास न्यूट्रिशन का डेटा है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने डेटा एनालाइज किया है, डिस्क्रिप्टिव जिसके निकाले हैं, उसके ऊपर हम कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या जो, और एक रेफरेंस पॉपुलेशन से एक अच्छी सैंपल पॉपुलेशन निकाल के पहले उसके डिस्क्रिप्टिव्स करेंगे, और फिर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे टू सी कि क्या हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स है। मैं नॉर्मली एग्जांपल देती हूँ कि हम समझें कि हम बैठे हैं अल-शिफा आई हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स और या हेल्थ प्रोफेशनल्स, और सामने जो हैं वो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है और उसके भी हैं डॉक्टर्स। तो हम कहते हैं कि तो रिसर्च क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, मैं पहले जुबानी बता रही हूँ क्योंकि जब आप स्लाइड्स देखेंगे परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको पहले उसकी रूह समझा रही हूँ। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन ये है कि आर द सैलरीज ऑफ the doctors working in Al-Shifa Eye Hospital same as the doctors working in Fauji Foundation Hospital? समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन हवा में छोड़ा है और उसके बाद बहस शुरू हो जाएगी। एक ग्रुप कहेगा, जो डॉक्टर्स होंगे वो कहेंगे नहीं, there is a difference between the salaries of the population of doctors A, that is Al-Shifa Eye Hospital, and the population of hospital B, that is the Fauji Foundation. ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स तो कहेंगे फर्क है, उनकी ज्यादा पे हमारी कम है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी हमारी अल-शिफा की, वो कहेंगे स्टेटस को, वो कहेंगे नो, द सैलरीज ऑफ अल-शिफा आई हॉस्पिटल एंड द सैलरीज ऑफ फौजी फाउंडेशन आर द सेम डॉक्टर्स। सो हुआ क्या? हुआ ये कि रिसर्च क्वेश्चन इज द बेसिस टू स्टार्ट हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है। द रिसर्च क्वेश्चन जो सवाल था, वो जो पहला सवाल था, उससे हमने सवाल से स्टेटमेंट बनाई। उस स्टेटमेंट के 2 हिस्से थे, नल हाइपोथेसिस यानी, अच्छा असल में मुझे आपकी ना शक्लें नजर आ रही हैं अब, ठीक है। तो जो रिसर्च क्वेश्चन था, उसमें सबसे पहले उस रिसर्च क्वेश्चन से 2 स्टेटमेंट्स बनी। एक स्टेटमेंट जो रिसर्चर ने की,
जिसने, और एक स्टेटमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन ने की। अब इसकी एग्जांपल एक और लें, एक पॉन्ड है, इसके अंदर स्टिल पानी है, ठीक है, वो है स्कोप। आप एक पथरी लेते हैं, पॉन्ड में पानी में फेंकते हैं, तो पॉन्ड में रिपल्स आते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटस को है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नल हाइपोथेसिस है, वो ऑलवेज से देयर इज नो डिफरेंस, स्टेटस को देयर इज नो डिफरेंस। आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, दोनों की तनख्वाह एक जितनी है, क्या जरूरत है इतना एफर्ट करने की, बच्चे अपना काम आराम से करो, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अच्छा, फिर उसके बाद जो रिसर्चर है, जिसने सवाल डाला है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसने रिसर्च करनी है, वो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो कह रहा है नहीं, आई विल गो अगेंस्ट द स्टेटस को, and look, I have thrown a stone in the pond, and there are ripples in the status quo, so we are going to find out. So a research question जो रिसर्चर करता है, जो रिसर्च क्वेश्चन डालता है, वही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस देता है। सो जो स्टेटमेंट होती है वो इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होता है। सो क्वेश्चन इज, आर द सैलरीज of both doctors of Al Shifa and Fauji Foundation the same? Question mark. दो स्टेटमेंट्स उभरी, एक स्टेटमेंट थी फ्रॉम द रिसर्चर जिसने सवाल डाला था, तो जो रिसर्चर का मीनिंग है वही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का सेम मीनिंग होगा स्टेटमेंट का, और वो कहेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेज ऑफ हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि डिफरेंस किसका ज्यादा है, वरना बायस हो जाएगा। वो कहेगा देयर इज अ डिफरेंस, ढूंढो, पता करो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेटस को है, जो नल हाइपोथेसिस है, जो पॉन्ड है, वो कहेगा देयर इज नो डिफरेंस, होगा H नॉट। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो रिसर्चर होगा, जो रिसर्च क्वेश्चन लेकर आएगा, वो होगा HA। सो जब भी आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन से दो बातें निकलती हैं, हाइपोथेसिस निकलती हैं, दो स्टेटमेंट्स निकलती हैं। स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ गई? मैम, या हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वो हम आगे जाके कहेंगे ना जब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करें। वो आप कैसे कह सकते हैं अली? वो आप प्रूफ के बगैर तो नहीं कर सकते ना। और वो जब प्रूफ कब होगा? जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर प्लॉट करेंगे, फिर आप बताएंगे। अब आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या फर्क आएगा कि आप ये देखेंगे कि मीन्स का कंपैरिजन हो रहा है कि प्रोपोर्शंस का कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, मैं बताऊं, जो अपने कैमरास ऑन रखेगा ना, उसको मैं एक्स्ट्रा नंबर दूंगी बाद में, ठीक है? अच्छा, तो जो ना दो क्वेश्चंस, जो अब इस स्टेप पे आके आपने ये देखना है कि हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा लगाना। अगर एक मीन को कंपेयर कर रहे हैं एक मीन से, यानी सैलरीज आर कंटिन्यूस, ठीक है ना, पैसे हैं, डेसिमल्स है, सैलरीज मनी है, तो एक मीन को दूसरे मीन से कर रहे हैं और लार्ज सैंपल साइज है, जी टेस्ट। अगर एक मीन को दूसरे मीन से कंपेयर करें, स्मॉल सैंपल साइज है, लेस देन 30, तो हम लगाएंगे स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट का सेम फॉर्मूला है जो जी का है, सिर्फ टी में फिर आगे दो वेरिएशंस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब टी टेस्ट पढ़ाऊंगी। सो कितनी सिंपल मैंने आपको बात बताई। एक मीन को दूसरे मीन से अगर कंपेयर करें, देखो इधर ही पता चल जाएगा। जैसे ही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओगे रिसर्च क्वेश्चन से, आपको इधर ही पता चल जाएगा ये वेरिएबल्स कौन सा डेटा है और कौन सा टेस्ट लगेगा। एक हॉस्पिटल के मीन को दूसरे हॉस्पिटल के मीन से कंपेयर कर रहे हैं, लार्ज सैंपल साइज, जी टेस्ट। एक मीन को दूसरे मीन से कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन 30 सैंपल साइज, टी टेस्ट। more than two means, for example
ए और बी के अलावा हम पॉलीक्लिनिक और पिम्स को भी ले रहे हैं, 4 हॉस्पिटल्स को ले रहे हैं, तो फिर एफ टेस्ट, दैट इज अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. So if one mean t test or small mean t test, large mean z test, one mean, और उसके बाद अगर more than 2 means तो आपका ANOVA. और अगर suppose आपके पास qualitative data है, आपके पास proportions हैं, तो one proportion comparing to दूसरा proportion, chi-square test of association. ठीक है, chi-square लगेगा. सो दीज आर द टिपिकल टेस्ट जो मैंने आपको कराने हैं. जी मैंने आपको पहले ही करा दिया. तो अब आपने देखा कि हमें एक रिसर्च क्वेश्चन दिया गया. सो जब आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आएगा, दैट इज द रिसर्च क्वेश्चन. उस रिसर्च क्वेश्चन में से आप हाइपोथेसिस, नल और ऑल्टरनेट की स्टेटमेंट बना लेंगे. जब वो भी दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे अजम्पशंस. याद है मैट्रिक में जब थ्योरम्स करते थे तो आप अजम्पशंस बनाते थे कि मैं ये थ्योरम क्यों लगा रहा हूँ या क्यों सेट लगा रही हूँ ये वाला थ्योरम. तो हम उसके अजम्पशंस लिखते थे. तो हम कहते थे तो हम इसमें भी अजम्पशंस लिखेंगे कि अजम्पशन लिखेंगे. अगर सपोज जी टेस्ट लगाना है तो हम कहेंगे जी इट इज वी अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. One mean is being compared to the other mean. क्या कहते हैं, the sample size is large. और वो आगे आगे आप assumption समझ आना शुरू हो जाएंगे. तो इसकी बेसिस पे मैं z टेस्ट लगाऊंगा. और अगेन फिर आप z का फॉर्मूला लगाएंगे. जो फॉर्मूला से आंसर आएगा वो होगा z कैलकुलेटेड. उसको टेबल पे देखेंगे, z क्रिटिकल वैल्यू, और फिर आप उसको अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखेंगे. जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ फॉल करता है, इन द एरिया ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और द एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस. और उधर आप कहेंगे जो अली ने उस वक्त कहा था कि जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, इफ आई कैन शेयर द मैं क्वेश्चन भी कर सकता हूँ. शेयर द व्हाइट बोर्ड, देन मे बी हाँ आप करो जरूर. मैम मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा अगर मैं देखूं पीछे जाके तो हम टेस्ट ये नल हाइपोथेसिस को करते हैं, एक हाइपोथेसिस को करते हैं, और अगर वो सिग्निफिकेंट है या वो रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है द अदर वन इज एक्सेप्टेड. ऐसा ही है. ऐसा ही. ये तो मैं अभी बताने लगी हूँ ना. शबीर तुम बहुत आगे क्यों जा रहे हो? अच्छा, मैंने कहा मैं सही सिमत में सोच रहा हूँ या नहीं? आप सही सिमत में सोच रहे हैं. मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कर्व कैसे बनूं. एक्सीलेंट, मैं बना ली. आप सही जा रहे हैं. मैं असल में ना अभी लेक्चर इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ. प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग. मैं आफ्टर ईयर्स ड्राइंग कर रही हूँ. ठीक है, प्लीज आप सारे हाँ या ना या हाथ अपने कुछ ना कुछ मुझे दिखाते रहे. प्लीज मुझे तसल्ली होगी यू आर विथ मी. अच्छा देखो, आप इसको परफेक्ट बेल समझो. अच्छा ये ना समझो कि मैंने क्या बनाया. इट्स अ परफेक्ट बेल. याद रखें आई एम अ लेफ्टी. अच्छा जी, अब ये है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. ठीक है, और आपने जी का फॉर्मूला लगाया. आपका जो जी कैल्क आया, आपने उससे जी क्रिटिकल वैल्यू देखी, और वो क्रिटिकल वैल्यू अब आप इस कर्व के ऊपर प्लॉट करने लगे. ठीक है, आप कैसे प्लॉट करेंगे कि आप तय कि ये मीन है. ठीक है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी टू स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है उस पे हमने कट ऑफ पॉइंट लगाया. तो आप देखिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये और ये हो गया. अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन सिखा रही हूँ. आपकी जीक्रेट आ चुकी है. जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 100 में से जब 95 निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे? 5%. 5%. ठीक है, 5% या 0.5. तो समझे कि ये भी नहीं, ये फिर ये भी मतलब 2.5 हुआ ना. ये था 2.5% इधर है. ओह हम सॉरी. अच्छा
सो 5% का हाफ 2.5% इधर है और 2.5% इधर है, और जो 0.5 है वो ये जो कट ऑफ पॉइंट है इसको देखिए, ये आपका जो आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो स्टेटस को टेस्ट कर रहे होते हैं। आपने देखिए ना, जब अपने अम्मी अब्बू से कोई इजाजत लेने जाते हैं तो आपने अम्मी अब्बू को या तो ट्रू करना होता है अपने साथ या फॉल्स करना होता है, क्योंकि वो मैटर करते हैं, वो डिसीजन मेकर्स हैं। इसी तरह जब आप सैलरीज का अपना एविडेंस लेके जाते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, तो आपने किसको प्रूव राइट या प्रूव रॉन्ग करना होता है? अपनी नल हाइपोथेसिस को करना होता है। सो दिस इज द एरिया जो दो इनके बीच में होती है। दिस इज द एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस ट्रू, समझिए ट्रू मैंने लिखा, मुझे ये नहीं लिखना, बस लिखना चाहिए। सो दिस इज द एरिया जिसमें आपकी नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव होती है, एंड दिस इज द एरिया जो टेल एरिया है, इसमें आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, नेगेटिव। और ये भी वो एरिया है दोनों तरफ जिसमें नल हाइपोथेसिस नेगेटिव हो जाती है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ये जो इसका क्या कॉन्सेप्ट है 95%, 100%, 5%, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 100 में से 95% आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा जो रिजल्ट है वो इसके बीच में आएगा, स्टेटस को के बीच में। और 95 में से परसेंट के अलावा जो 5% चांस है, वो चांस है कि वो अदर 5% में रिजल्ट आएगा, विच इज जो एरिया है जो कि नल हाइपोथेसिस जहां पे रिजेक्ट हो जाती है। सो आपने कहीं भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात नहीं पहले करनी, आपने नल हाइपोथेसिस को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने स्टेटस को, अपने अम्मी अब्बा को, उनको ही आपने राइट या रॉन्ग करना। So this is the normal distribution curve at 95% confidence interval. The within two ये जो points हैं, it is your null hypothesis is positive. Status quo is positive. So 95% chance है कि 100 टाइम एक्सपेरिमेंट को कहेंगे तो आपका Z-crit इधर कहीं आएगा। अगर आपका Z-crit इस एरिया में फॉल करता है तो ऑलवेज आपका क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी। जब एक हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज। और जब एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप इधर खड़े हो सकते हैं, यहाँ आप इधर खड़े हो सकते हैं, आप दोनों में नहीं खड़े हो सकते। ये एरिया है ना अंडर द कर्व विच इज 1 और 100%। और इसका मतलब ये है कि if my value falls in the area of acceptance of null hypothesis, this is the area between acceptance. So I will state my null hypothesis is true. There is no real alternate hypothesis is rejected, that there is difference. Lekin if my Z-crit falls in the tails, if my Z-crit falls in the tails of the normal distribution curve, then it has two meanings. Either it was due to chance or it was statistical. Chance का मतलब कोई गलती हो गई एरर में, सैम्पलिंग ठीक नहीं की, टारगेटेड पॉपुलेशन अच्छी नहीं ली, सैंपल साइज ने सही कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई, डिफरेंस तो था ही नहीं, ये तो गलती से आ गया। और अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से प्रूव होता है कि मेरी Z-crit की वैल्यू इधर कहीं फॉल होती है टेल एरियाज में, देन दिस इज एरिया ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, एंड आई विल स्टेट that there is a real difference between the two salaries of hospital A and hospital B, and therefore I reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis that there is a real statistical difference.
So this is how you interpret results. This is the steps of hypothesis testing. अब इसमें दो बातें हों. जैसे एक जज होता है ना, तो जज जहां पे कहता है ना ऑर्डर, ये कट ऑफ लाइन वहां पे बनती है. तो जज की जो स्ट्राइक होती है ना हैमर की, वो डिसाइड करती है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. अगर ये 1 में से 0.95 ये और 0.5 ये रह गई, तो इसको कहते हैं अल्फा 0.05. ठीक है, अल्फा 0.05. तो अल्फा इसको कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट को अल्फा कहते हैं, और इसको कहते हैं क्रिटिकल एरियाज, क्योंकि इस पे अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू फॉल करती है ना, और अगर इस पे आपकी क्रिटिकल वैल्यू फॉल करे और आपकी टेल्स में कहीं पॉजिटिव आ जाए, तो इट मीन्स दैट ये बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड इट मीन्स दैट द null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर, और इसको कहते हैं, ये है क्रिटिकल एरियाज और ये आपका नॉन क्रिटिकल एरिया. अब जब वैल्यू नेगेटिव में होगी तो आप इधर प्लॉट कर देंगे. आपको पता है ना, मीन से नीचे, मीन से ऊपर. और अगर प्लस में होगी तो आप इधर प्लॉट कर देंगे. एक बात ये हो गई, ये आपका अल्फा हो गया. ठीक है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई. और इसमें मैं आपको क्या, इधर ये क्वेश्चन है. जी बताएं. जब दोनों साइडों पे क्रिटिकल एरिया है और कोई भी वैल्यू जी क्रिट की वैल्यू अगर आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन जो 95% उसके राइट साइड पे पॉजिटिव साइड पे आए, तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस. और अगर माइनस की तरफ आए तो भी रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस. तो ये दोनों क्रिटिकल एरियाज हैं. दोनों क्रिटिकल, बट it depends upon the study design या question या उस research पे depend करता है कि whether it will go on the right side or left side. For example, कोई positive relationship देखना चाह रहे हैं तो positive में आएगा या वो negative में भी जा सकता है. अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इसको कहते हैं टू टेल, जो मैंने आपको सिखाई है. इसमें होती है एक और चीज, एक वो होती है वन टेल. एंड प्लीज डोंट माइंड माय राइटिंग, ट्राइंग माय बेस्ट. अच्छा, जब ये सब डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन पे. रिसर्च क्वेश्चन था, आर द पेस ऑफ टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी में जो डॉक्टर्स हैं उनकी पे सेम है, या इज देयर अ डिफरेंस और देयर इज नो डिफरेंस. तो अगर रिसर्च क्वेश्चन हो देयर इज अ डिफरेंस और नॉट अ डिफरेंस, तो इसका मतलब है इट इज अ टू टेल टेस्ट. सो दिस इज अ टू टेल टेस्ट. एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी दो टेल्स है ना, राइट टेल एंड लेफ्ट टेल. सो इफ द आंसर कैन गो कि ज्यादा फर्क है या थोड़ा फर्क है, मतलब डिफरेंस का तो यही मतलब है ना, फर्क है, और फर्क ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है. अगर डिफरेंस लिखा है, न्यूट्रल है, और रिसर्च क्वेश्चन बोथ वेज जा सकता है, तो आप कहेंगे इट्स अ टू टेल हाइपोथेसिस. ये रिसर्च क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया. तो टू टेल का मतलब है कि सैलरीज कम भी हो सकती हैं, फौजी फाउंडेशन सैलरी ज्यादा भी हो सकती है. अगर इधर होगी ज्यादा होंगी, इधर होगी तो आंसर कम होगा, वैल्यू कम होगी. अगर सपोज आपका रिसर्च क्वेश्चन, ये हमने कर लिया, अगर सपोज आपका रिसर्च क्वेश्चन कहता है, वो आपको रिसर्च क्वेश्चन सजेस्ट कर देता है कि डिफरेंस जो है वो कम है या डिफरेंस जो है वो ज्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल research question is that the salaries of Fauji Foundation Hospital are more than the salaries of Al-Shufa Eye Hospital. तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है मेरे इस रिसर्च क्वेश्चन से. मेरा जो पहला क्वेश्चन था जो दोनों तरफ जा सकता था, टू टेल, वो था, इज देयर एनी डिफरेंस इन पे बिटवीन द
Shifa Eye Hospital, the salaries of Al Shifa Eye Hospital doctors और the Fauji Foundation Hospital. लेकिन वो 2 टेल था, उसमें दोनों तरफ आपने टेल्स को सिग्निफिकेंस दी, कट ऑफ पॉइंट दिया. जब आपको क्वेश्चन में पहले से कह दिया गया हो कि आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि जी the pays of Fauji Foundation doctors are more than the pays of the doctor of Al Shifa Eye Hospital, then this is a one tail test. इसमें पहले ही बता दिए more than. तो जिधर का भी सवाल होगा, अगर more than का होगा तो आपने, अगर more than का होगा तो आपने टेल को more than की तरफ रखना है, राइट साइड पे. अगर लेस देन का होगा तो आपने टेल को लेफ्ट साइड पे रखना है, यानी कम साइड पे. फॉर एग्जाम्पल, अब इसने कहा है ना मोर देन, तो हम अपना जो एरिया है वो हम इस तरह रखेंगे कि वो मोर देन वाली साइड को शो करेगा. तो जो हमारी ये मोर देन, उसमें हम लेफ्ट टेल दिखाएंगे ही नहीं. और अगर सपोज आप खुदा ना खास्ता यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, प्लॉट करेंगे तो इसी पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे ना. तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जी टेस्ट लगाएंगे और आपकी वैल्यू इधर फॉल करेगी, तो ये आप कौन सी क्रिटिकल टेल को देख रहे हैं? राइट साइड क्रिटिकल टेल, वन टेल. अगर क्वेश्चन होता कि, अगर क्वेश्चन ये होता कि आपने जो है लेस देन है, तो फिर आपने लेफ्ट साइड को दिखाना. अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो शो करेंगे कि राइट साइडेड है, और कौन से रिसर्च क्वेश्चन में वर्ड्स होंगे जो लेफ्ट साइडेड शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोर देन, ग्रेटर, बेटर, हायर पेड, ब्राइटर, मतलब हर वो लफ्ज जो ज्यादती की तरफ लेके जाएगा उसको आप कहेंगे वन टेल राइट. हर वो क्वेश्चन जो कि लेस देन, लेसर देन, और उसके बाद मिनिमम या कुछ इस तरह का, या लेस ब्राइटर होगा, तो वो लेफ्ट साइडेड वन टेल टेस्ट होगा. ये बात मेरी समझ आई शबीर? यस सर. अच्छा, कोई अब जब तक जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, कोई सिर्फ सीधा पॉइंट्स रिपीट करना चाहते हैं? मरियम? The whole inferential statistics start with hypothesis testing. With आगे research question. Very good. अब रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? नंबर 1, whether it's a statement of difference or there is a statement of no difference. yes, and that will be known as Statement of no difference. Null hypothesis and alternate and alternate hypothesis when there is a statement of difference. अब मुझे ये बताएं कि जो रिसर्चर है, आप हैं जिसने रिसर्च क्वेश्चन डाला है, उस स्टेटमेंट का मीनिंग विल बी द सेम एज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन. क्योंकि आपने क्वेश्चन डाला है ना, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मीनिंग सेम होगा, कहीं उल्टा ना लिख देना. और जो नल हाइपोथेसिस होगी वो टोटली ऑपोजिट होगी. Yes, remember वो कहते हैं 180 डिग्री. हाँ, वो 180 डिग्री ऑपोजिट होगी. अच्छा, असल में एडमिनिस्ट्रेशंस अच्छी भी होती हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक ऐसी मिसाल दी है ताकि कभी ना भूले. सिनोनिम्स एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ ताकि भूले ना. सो आपको जब आपने रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? आपने फौरन नल हाइपोथेसिस बनाया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया. अब आपने साथ ही एक डायग्राम बनाना है जिसपे ये शो करना है कि मैंने ये कौन सा टेस्ट लगाना है. और तो आपने इधर ही रिसर्च क्वेश्चन से बताना है कि ये 2 टेल टेस्ट लगेगा या 1 टेल होगा. ठीक है, 2 टेल हाइपोथेसिस है या 1 टेल है, और वो कैसे पता चलेगी? रिसर्च क्वेश्चन से क्या पता चलेगा? अगर
तो न्यूट्रल क्वेश्चन है जिसका आंसर लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, तो वो होगा टू टेल टेस्ट। नॉर्मली टेस्ट टू टेल होते हैं, ठीक है। और सपोज आपका जो टेस्ट है उसमें वर्ड आया ग्रेटर देन, मोर देन, राइटर, दैट इज वन टेल राइट। और अगर आपका क्वेश्चन आया लेस का नेगेटिव, तो वन टेल ऑन द लेफ्ट। यस। तो फिर आपने क्या किया, आपने इधर ही देख लिया, अजम्पशंस लगाएं कि मैं टेस्ट कौन सा लगाऊंगी, यानी यू आर डिसाइडिंग सम थिंग्स। सो योर डिसीजन रूल विल बी नंबर 1 के 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा इज 0.05, क्योंकि 95 का 5 रह जाता है, ठीक है, कट ऑफ पॉइंट। अगर सपोज आपका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा इज 0.01, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गई, वो बाद में भी बता सकती हूँ, लेकिन एक दफा मैं वाइट स्क्रीन पे बताई no. ये जो देखो, अगर सपोज ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये 0.05 है अल्फा, ठीक है। अल्फा मुझसे बनता है क्यों, ये अल्फा 0 पॉइंट कैसे लगे, ये 0.05 अल्फा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि रेस है, जैसे बच्चों की रेस होती है ना, ये रिबन है। अगर आपकी वैल्यू इधर फॉल कर रही है, देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन इतनी वैल्यू आपकी इससे करीब आएगी कट ऑफ पॉइंट पे, अल्फा पे, ठीक है। और जैसे ही आप रिबन को टच करेंगे, यानी आपकी आंसर भी 0.05 है और आपका कट ऑफ पॉइंट भी 0.05 है, तो एकदम आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जो आप कट ऑफ पॉइंट की वैल्यू से 0.05 से छोटे होते जाएंगे, 0.04, 0.001, 0.0000001, जितना आप इससे दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये कर्व तो इन्फिनिटी है ना, ये तो टेल्स तो नेवर एंडिंग है। जितना इस कट ऑफ पॉइंट से वैल्यू छोटी होती जाएगी, उतनी हाईली सिग्निफिकेंट। ये बात याद रखिए। मैम, आर वी टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल वैल्यू के साथ दूर होती जाएगी, हाँ जी, तो वो होती, यानी आपकी पी वैल्यू होती है, या जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, उसको आप कंपेयर करते हैं अल्फा 0.05 से। ये फ्रेमवर्क तो कुदरत ने बनाया हुआ है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैं जब आप कट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, एच नॉट फॉल और एच ऑल्टरनेट ट्रू हो जाएगी, यानी आप एरिया ऑफ रिजेक्शन के गेट को ही हाथ लगाएंगे तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। और जितना आप इससे दूर का मतलब वैल्यू छोटी होती जा रही है, 0.05, 0.02, 0.00000, उतनी सिग्निफिकेंस हाई होती जाएगी। ये मैंने समझाना, और ये बहुत दफा आगे रिपीट होगा। सो ये ना समझना कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है या भूल जाएगा, भूलेगा नहीं, इसको हम बहुत दफा रिपीट करेंगे। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। So making decisions or conclusions for population on the basis of information from the sample is called statistical inferences, ठीक है। और इस लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको जो अगले हफ्ते कराऊंगी, उसमें मैं आपको ये कराऊंगी कि जी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें ये एस्टिमेशन का पार्ट होता है। और मेन एरियाज होते हैं estimation of population parameter from sample estimate and testing of hypothesis about population parameter, जो आज हम पढ़ रहे हैं। So, as a researcher in public health, you are interested in determining if the practice profile of physician A is superior to physician B. अब देखें इधर वर्ड कौन सा यूज हुआ है, सुपीरियर। अगर सपोज टू टेल होता तो ये होता कि इज देयर एनी डिफरेंस इन प्रैक्टिस प्रोफाइल ऑफ फिजिशियन ए एंड फिजिशियन बी, तो सुपीरियर हो गया राइट टेल पॉजिटिव, और इंफीरियर होता तो वन टेल पॉजिटिव, और अगर इंफीरियर होता तो वन टेल नेगेटिव हो जाता या लेफ्ट हो जाता।
In order to do so, you decide to measure the length of stay of their respective patients. How would you proceed? Mean length of stay for both the physician is calculated. As expected, you found that the mean length of stay for physician A is not the same as the mean of length of stay for physician B. What can be the reasons for the difference? The practice profile of physician A is actually superior to the practice profile of physician B. So this is the real statistical difference. It means कि इस आंसर की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो टेल में गई है और टेल राइट साइड पे है, ठीक है, क्रिटिकल एरिया में फॉल हुई है और उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. देयर इज अ रियल डिफरेंस. सम कंफाउंडिंग फैक्टर दैट वाज नॉट कंट्रोल्ड इन एनी वे, यानी आपकी रिसर्च डिजाइन में प्रॉब्लम थी या आपने रैंडमाइजेशन नहीं की थी और वो चांस की वजह से हो गई, गलती से हो गई. तो ये दोनों टेल में क्यों गया? या तो चांस था या डिजाइन गलत था, एरर था, या रियल डिफरेंस था. तो अगर रियल डिफरेंस तब आएगा जब आपकी वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो. Only after the second and third reasons have been ruled out can we say that the practice profile of physician A is superior to that of physician B. So control of confounding is biased by doing appropriate study design. To rule out reason 3, we test for statistical difference. In medical research, through test of significance, we compare the sample mean with the population mean. We estimate the unknown population parameter. अच्छा, mind you, ये हम आपको सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं ना, स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वी ओनली आर कवरिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मेलिटी को देख रहे हैं. अदरवाइज जो नॉर्मल पॉपुलेशन को नहीं, स्क्यूड पॉपुलेशंस हैं, उनके अलग टेस्ट हैं, कस्टमर टेस्ट है और बड़े टेस्ट हैं. वो आपको जब SPSS कराएंगे नेक्स्ट कोर्स में सेकेंड सेमेस्टर में, तो अप्लाइड एपीबायो में आपको वो करवाएंगे, ठीक है. तो इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें बता रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रहें. सो एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, कंपेयरिंग टू और मोर स्टेटमेंट्स टू रीच अ कंक्लूजन, general physician making a diagnosis and statisticians testing the hypothesis, the procedure which lead to acceptance and rejection of specific statement about population parameter is called hypothesis testing. So what is a hypothesis? It is a statement of belief used in evaluation of population values. It is a statement of assumption. So it starts with a research question. The research question that an investigator has in mind, statistical hypothesis, transformation of research question to apply a test of significance. It is statement about population parameter, null hypothesis, alternate hypothesis. So what are you going to do? Number one, आपने research question लिखना है. आपने research question के आगे null और alternate hypothesis बना दो. So the type of hypothesis, in hypothesis testing, we are interested in estimating mean and standard deviation of the population. Purpose is to reach conclusion from any data and support our conclusion with probability statement. Finally, we decide whether effect is real or just due to chance. So if the effect is real, it is because it is statistically significant. Otherwise, it is due to chance. So what is the null hypothesis? The null hypothesis is the status quo. The null hypothesis is the pond which is cool and quiet, that there is no problem in this world. Everything is okay. There is no difference between population mean from which the two samples have been drawn. Observed difference between the means of two or more groups is due to random variation. Interprets that the population mean for group A is equal to the population mean of group B. So it is expressed as, अब ये बहुत गौर से देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं. Null hypothesis state that the mean A is equal to mean B. ठीक है? Null hypothesis states that mean A is equal. तो इसको कभी equal to नहीं लिखना. It is always going to be ये इसको क्या कहते हैं, colon, because ये है states. Null hypothesis states mean A is equal to mean B. मैंने आपको कहा था ना, 1-2 से करना है. अगर सब 2-3 या 4 मीन है, 3 हॉस्पिटल्स हैं, तो आप कहेंगे मीन A इज इक्वल टू मीन B इज इक्वल टू मीन C और उस पे अनोवा टेस्ट लगते हैं, ठीक है, अगर मोर देन 2 मीन्स हैं. तो नल हाइपोथेसिस को क्या कहेंगे? देयर इज नो डिफरेंस. तो जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो इक्वल टू के ऊपर डैश लगा देगी, तो वो कहेंगे देयर इज डिफरेंस. ठीक है. अगर सपोज 1 टेल होता
ठीक है, अगर सपोज ये वन टेल होता तो ये होता की तनख्वाह अल-शिफा आई हॉस्पिटल से ज्यादा है, मोर देन, तो इधर इक्वल ना होता, इधर मोर देन का साइन होता और उसके नीचे एक लाइन होती, यानी इक्वल या मोर देन, लेस देन तो है ही नहीं, और फिर वो उसके ऑपोजिट के सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियोज 3 है, या बराबर है, या ज्यादा है, या कम है। अगर टू टेल है, बोथ साइड पे आंसर जा सकता है, ज्यादा या कम, तो इक्वल टू, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का इक्वल टू पे डैश। और अगर सपोज वन टेल है तो वो मोर देन है, तो दूसरी तरफ लेस देन हो जाएगा। So the alternate hypothesis, sometimes also referred as the research hypothesis, because researcher ने दी होती है, states what a theory is or what we expect to happen as a result of statistical test, may take several forms. One direction या one tail, ठीक है। Which, अच्छा, अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। टू टेल नॉन डायरेक्शन, ठीक है, तो नॉन डायरेक्शन क्या था? नल हाइपोथेसिस था कि देयर इज नो डिफरेंस। सो यहाँ पे एक चीज और आपको पता चल गई कि टू टेल का मतलब है नॉन डायरेक्शनल, इट कैन गो बोथ वेज, और वन टेल का मतलब है यूनी डायरेक्शनल, UNI, यूनी डायरेक्शनल, विच मीन्स वन टेल लेफ्ट और वन टेल राइट, ठीक है। सो अब आप ये देखें कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट मीन ए इज लेस देन मीन बी, ठीक है। तो इसका और इसका ऑल्टरनेट, इसका नल हाइपोथेसिस क्या था कि उसमें आ जाएगा उल्टा, ठीक है। इस पे अगर इधर इक्वल लेस देन है तो ऑल्टरनेट जो नल हाइपोथेसिस है उस पे इक्वल टू एंड मोर देन आ जाएगा। इधर अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मोर देन है तो नल हाइपोथेसिस लेस देन और इक्वल आ जाएगा, ये फर्क। सो अजम्पशंस क्या होती है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेस्ट, हमने जो टेस्ट लगाना है ना स्टैटिस्टिकल टेस्ट, उसका हम अजम्पशन लिखते हैं। वी अज्यूम दैट द सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। याद करें हमने अभी तक कितने लेक्चर्स पढ़े हैं, जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो एक एक अजम्पशन है कि हमने स्टडी की डिज़ाइन अच्छी की है, हमने सही पॉपुलेशन में से सही सैंपल निकाला है, हमने स्टडी डिज़ाइन ठीक किया था, हमने सैंपल साइज ठीक लिया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, वन मीन दूसरे मीन के साथ कंपेयर हो रहा है, सैंपल साइज लार्ज है, मोर देन 30, मे बी अराउंड 150. We assume that the samples are randomly selected and normally distributed, and only difference between them is the question under study. So when do we retain and when do we reject the null hypothesis? When we draw a random sample from a population. Random का क्या मतलब है? Random का मतलब खामखा नहीं है। Random का मतलब है कि आपने probability sample किया है. Every person in the sample had an equal chance of being selected. यानी simple random sampling हुई है. एक को छोड़ा है, दूसरे को लिया है, दूसरे को तीसरे को छोड़ा है, चौथे को लिया है, यानी आपने nth नंबर लिया, यानी every person had an equal chance of being selected. आपने perfect डिजाइन किया, आपने perfect sampling की, आपने perfect sample लिया और उनका perfect आपने कैलकुलेशन की. तो इसका ये मतलब है कि हमने सैंपल्स रैंडमली लिए. रैंडम का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमने, उसके बाद our obtained value of the sample mean will always never be exactly equal to the mean of our population. इसलिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जब आप ये करते हैं कि आपने एक सैंपल का जो मीन निकाला है ना, आप कहते हैं कि अगर उस पॉपुलेशन को जो हम इनफाइनाइट है उसका भी मीन निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे सैंपल मीन के बराबर होगा, लेकिन एकदम वही प्रोजेक्टेड नहीं होगा जो वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि नॉर्मल वेरिएशंस हैं, अप्रॉक्सीमेशन में ज़रूर कोई रेंज होगी. ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा बहुत एरर होगा. जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना एरर कम हो जाएगा सैंपल और पॉपुलेशन की कैलकुलेशन. The decision is to reject or retain the null hypothesis depends on the selected criteria for distinguishing between those sample means that would be common and those that would be rare if H0 was true. So when do we retain and when do we reject the null hypothesis? Reject कब करते null hypothesis को? जब
क्रिटिकल वैल्यू कहाँ फॉल करती है? इन द एरिया ऑफ critical area. critical area, and critical area or the tail areas are known as area of rejection of null hypothesis. Okay. What their difference is so great that it seems better to reject the null hypothesis than to retain it. So अगर जैसे आप लोग जब अपना थीसिस करोगे ना, और कभी ऐसा होगा कि कोई फाइंडिंग ऐसी होगी कि जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आएगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रिसर्च गलत। इसका मतलब ये है कि आपने अपना पूरा प्रोसेस ठीक किया, लेकिन जो ये लिमिटेशन ऑफ द स्टडी थी कि आपका सैंपल साइज छोटा था। सो देयर इज, जब अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा देंगे तो देयर इज अ चांस कि आपको रियल डिफरेंस, रियल एरर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। So when do we retain and when do we reject the null hypothesis? This decision is somewhat arbitrary, but common research practice is to reject null hypothesis if the sample mean is so deviant that its probability of occurrence is in random sampling is 0.05 or less. इसका क्या मतलब हुआ? जब मैंने आपको कहा था ना कट ऑफ पॉइंट, तो कट ऑफ पॉइंट पे जैसे ही टच करेगी हमारा आंसर तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जैसे 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 हम इस वैल्यू से जितना टेल्स के साथ भागते जाएंगे और अल्फा से दूर होते जाएंगे, इसका मतलब है उतनी वैल्यू छोटी होती जा रही है। क्यों छोटी होती जा रही है? क्योंकि ये मीन है, इस तरफ इसकी वैल्यू 0.05 की छोटी होती जा रही है, इस तरफ माइनस में इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है टेल्स। Such a criteria is called the level of significance, symbolized alpha. Alpha is the cutoff point. Alpha is the judge. अगर 99% confidence interval 0.01 alpha, 95% 0.05 and 99.01 alpha. So the level of significance after the null and alternate hypothesis, alpha or the level of significance is established. This is the decision rule. You have decided. Alpha is a predetermined point on the probability scale against which the obtained probability after applying a test of significance is tested. So the probability at which it is decided that the null hypothesis is incorrect constitutes a criterion or significance level which is known as alpha. It is the probability itself. It can never be more than 0.05 because conventional level of alpha is determined at 0.05 on a probability scale of 0 to 1. Can be set lower than 0.05, यानी अगर आपने 0.01 और 0.001, ये कब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप अपना 99% रखें, या WHO जब कोई करती है तो वो उन्होंने पैंडेमिक है और उन्होंने मल्टीनेशनल मुल्कों को लेना है और उसमें रिच लोग मुल्क भी हैं, गरीब मुल्क भी हैं, तो उसमें फिर वो खुद से अपना जहाँ पे उनको कॉमनैलिटीज मिल रही हैं उसके मुताबिक वो अल्फा डिसाइड करते हैं। तो वो एडवांस बायोस्टैटिस्टिक्स है, वो एडवांस रिसर्च है, और उनके पास पूरी टीम्स होती हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, डाटा होता है लाखों, हजारों, लाखों के नंबर्स में, तो वो उसको उसके साथ प्ले करते हैं। तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है, हमने सेट स्टैंडर्ड के ऊपर जाना है। It is a level that corresponds with areas in critical region. When we move toward the critical region, our probability decreases and level of confidence increases. So, it is a procedure used to establish the validity by determining whether the test statistic falls in critical region called significant. अब आपने for example T test किया है small sample का, Z test किया है large sample का, more than 2-3 मीन्स थे, अनोवा किया, या तो इन तीनों में जो है, जो भी आपने टेस्ट किया वो कह रहा है कि आपने उसकी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस को बताता है, वो उस पर डिपेंड करता है। नाउ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस है या आपका जो है वो जो कैटेगोरिकल है, पेयर्ड है और अनपेयर्ड है। ये टी टेस्ट में आता है पेयर्ड अनपेयर्ड, वो मैं जब टी टेस्ट कराऊंगी आपको पढ़ाऊंगी, उसमें प्री और पोस्ट होता है किसी जिसको कहते हैं ना आप कोई जैसे कोई इंटरवेंशन करते हैं तो प्री एंड पोस्ट होता है, तो उसके अंदर आप टी टेस्ट करते हैं। सो
one mean comparing to one mean, large sample size, z-test. one mean compared to one mean or two means अगर pre and post हो तो that is known, और small sample size तो आप t-test लगाते हैं. दोनों का formula same है, except t में थोड़ी सी variation है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊँ. So the type of test of significance to be discussed, procedure methods यहाँ पे आते हैं. Interpretation of p-value. The p-value that is obtained after having applied a relevant test of significance is compared with the predetermined level of significance, that is alpha. If this was set at 0.05, then p-value equal or less than 0.05, reject the null hypothesis. अब याद रखें, दोनों कट ऑफ पॉइंट्स के बीच में जहां एच नॉट ट्रू है वो मोर देन 0.05, और जैसे ही आप 0.05 के ऊपर खड़े होते हैं आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद क्रिटिकल एरिया में वैल्यू आपकी अल्फा को क्रॉस करती जाती है, दूर होती जाती है अल्फा से, उतनी वैल्यू छोटी होती जाती, क्योंकि टेल्स इनफाइनाइट है, वो 0 0 0 0 0 वो वैल्यू, मैथ्स तो कभी खत्म ही नहीं होता. So if p value is more than 0.05, then it falls in the area of acceptance of null hypothesis, and then you accept null hypothesis. ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि अल्फा को क्रॉस करिए तो 0.05 से वैल्यू बढ़ रही है. नो, जैसे ही आप कट ऑफ पॉइंट को डीप जाते हैं अपनी टेल्स में, उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है. एग्जैक्ट टर्म फेल और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अच्छा, यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे टीचर थे और उन्होंने कहा, और कई बुक्स में भी है, ब्लूमेन में भी है, कि जब आप हेल्थ में लोगों के साथ बात करते हैं, फोरम्स पे बात करते हैं, पॉलिसी मेकर्स के साथ बात करते हैं, you don't use these harsh terms like reject and we fail to तो आप ना अच्छे टर्म्स पे बोलें. तो वो कहते थे कि अगर आपने कहना है कि we accept the alternate hypothesis and we fail to accept null hypothesis, don't say we reject. वो कहते थे avoid the word reject. even अगर आप लोग भी reject लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेहतर है कि आप कहें we accept the alternate hypothesis and we fail to accept the null hypothesis. So don't say reject, don't use the word reject. ये बात डिप्लोमेसी में, हाँ, क्योंकि हेल्थ है ना, तो हेल्थ में आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ कर रहे हैं, और आप कहें जी आपका तो ग्रुप ही ख़त्म हो गया, आपका तो ग्रुप ही इस काबिल ही नहीं है आप लोग. अब जैसे आज ना मैं बड़ी एक अच्छी चीज़ सुन रही थी, जुल्फ़कार भुट्टो का नाम तो आपने सुना होगा ना, इस पायनियर ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा कि मैंने न्यूरोटोलॉजी, ही इज़ बेसिकली ए न्यूरोटोलॉजिस्ट. तो कहते हैं मैं अपनी क्लास का टॉपर था और मैंने लेटर लिखा इंग्लैंड में कि मैं न्यूरोटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मेरा इतना मेरिट है और मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ और मुझे आप इजाज़त दें कि मैं न्यूरोटोलॉजी जो है यहाँ आके करूँ. तो कहते हैं वहाँ से जो लेटर आया वो इतना हार्श था कि उन्होंने कहा कि हमारे तो अपने डॉक्टर्स को नहीं पता कि न्यूरोटोलॉजी क्या फील्ड है, और हमारे भी पूरे इंग्लैंड में 1 या 2 हॉस्पिटल्स हैं जो न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज कराते हैं, और आप जैसे मुल्क जहाँ पे डॉक्टर्स के पता नहीं क्या मैयार है, तो आपने क्या करना है न्यूरोटोलॉजी करके. तो कहते हैं वो मैंने आज तक वो लेटर लिखा हुआ है, और अगर मुझे 1% शौक था न्यूरोटोलॉजी करने का तो मुझे 1000% वो शौक हो गया न्यूरोटोलॉजिस्ट बनने का, इसलिए कि हाउ डेयर दे से यू आर रिजेक्टेड, कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसे मुल्क. कहते हैं व्हाट डू यू मीन तुम्हारे जैसे मुल्क. तो पॉइंट ये है कि जो वर्डिंग्स है ना वो समटाइम्स लोगों को बहुत हर्ट करती हैं, तो बेटर टू यूज दीज वर्ड्स. ओके, अच्छा, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना वो बड़े क्रूअल होते हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं होता, हम बायोस्टैटिस्टिशियंस, ठीक है. So interpretation of p-value, which is what? It is your critical value. P-value is the probability of wrongly rejecting. Error तो नहीं आ रहा. P-value is a probability of wrongly rejecting a null hypothesis when it was true. ठीक है. So P is equal to or less than 0.05, result significant at 0.05 but not at 0.01. P value is more than 0.05, result not significant. यानी वो कहाँ है?
वो दोनों कट ऑफ पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है। अगर p वैल्यू इज लेस देन 0.01 रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट, व्हाई, बिकॉज 0.05 तो 0.01 तो और जाके दूर होगा, ठीक है। अगर p वैल्यू लेस देन 0.0001 रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट, वो उससे और दूर है। p वैल्यू लेस देन 0.00303 means it is significant at all levels, and p value, और अक्सर ये होता है आप आर्टिकल्स पर सिग्निफिकेंस 0.00050 6 zeros आते हैं, तो वो होता है कि वैल्यू दैट इज अल्फा। सो ये बात तो अब घर कर गई ना कि आपने अल्फा है उससे अपनी पी वैल्यू को कम, ठीक, ज्यादा है नल हाइपोथेसिस है। अगर इसके ऊपर आ गई तो रिजेक्शन एरिया स्टार्ट हो गया। तो क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल एरिया क्या भागेगी उतने ऑर्फन पी को ऑर्फन पी कहते हैं। तो अगर किसी आर्टिकल में या कहीं आपकी आता होगा कि आपको स्टेटिस्टिक्स की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत डिस्टॉर्शन है। अच्छा, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम डिस्टॉर्शन है दीदी। मैम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो गई थी। आपकी हो रही है कि अभी ठीक है? क्या हो रही है? अभी अभी भी हो रही है? यस मैम। अच्छा, अगर मैं अपना ये वीडियो बंद करती हूँ शायद उससे फिर ठीक हो जाए। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ फिर बताइएगा। मैम नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं आ रही। नो मैम। ओके ओके, फिर किया जाए। ऐसा करते हैं, अगर अभी आवाज आ रही है या थोड़ी देर ब्रेक कर लें, थोड़ी देर बाद फिर स्टार्ट कर लें?
हाँ अब आ रही है। तो आ रही है मैम आ रही है आवाज सब। ठीक है। अब आ रही है, वहाँ में जान के तंग तो नहीं कर रहे हैं? नो मैम पहले कट रही थी अब मैम थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं, 4:45 पे मिल लेते हैं दोबारा, इफ द क्लास अलाउड। रिपीट कर खराब। मैम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आई है। थिंक आपके यस इंटरनेट मैम इशू बहुत है। डिस्टॉर्शन है। 10 मिनट की ब्रेक कर लें क्लास। कर लेते हैं कर लेते हैं ब्रेक। कर लेते हैं मैम की